आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। मखसूस नशस्तों के केस का जो फैसला है उसका सबको इंतजार है। आज दूसरा मुशावरती इजलास इसमें हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद जजेस के पास फैसला सुनाने के लिए दो से ज्यादा ऑप्शन है, यानी दो ऑप्शंस पे गौर नहीं हो रहा कि नशस्तें ए को दी जाएं या नशस्तें बी को दी जाएं, बल्कि शायद और भी ज्यादा ऑप्शन जजेस के पास मौजूद हैं। इसीलिए आज ज्यादा इस पर एक बार फिर मुशावरती इजलास हुआ है, क्योंकि हेयरिंग के दौरान यह भी डिस्कस होता रहा है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या था और क्या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले को मिस इंटरप्रेट तो नहीं किया है, और फिर यह कि क्या अगर इलेक्शन कमीशन से कुछ गलती हुई है तो उसको सुधारने का भी इस वक्त ऑप्शन मौजूद है। शायद कुछ जजेस इन लाइन्स पे भी सोच रहे हैं। यही वजह है कि दूसरी मरतबा इजलास करना पड़ा है मुशावरत के लिए। आमतौर पर एक इजलास या एक मीटिंग तो बेंच के दरमियान होती है, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन क्या दूसरी मरतबा इजलास का होना और सारे जजेस का बैठना, क्या यह गैर मामूली बात है? एक तो हम इस पर बात करते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतें जो खारिज करने का फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं उन्होंने कहा है कि 7 मई को एक मीटिंग हुई थी शाम 5 बजे, जिसमें 15 के करीब लोग शरीक थे, और उसमें यह फैसला हुआ था कि अगर 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा की क़यादत में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया जाएगा। ये जो बयान दिया गया, इस बयान को फैसले में 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है उसमें लिखा गया है। तो क्या इस तरह की कोई मीटिंग हुई थी? जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उन्होंने इस बारे में रोशनी डाली है। इस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की खामोशी और आसिफ जरदारी साहब का हुकूमत के खिलाफ बयान, ये दोनों चीज़ें भी बड़े जो है वो इसको ख़ास अंदाज में देखा जा रहा है। और बिजली का महंगा होना कमर्शियल सार्फिन के लिए अब यूनिट 77 रुपए का हो गया है, 8 रुपए फिर बढ़ गया है। अब एक तरफ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3 महीने का रिलीफ दिया गया है, जिसके हम इश्तहारात भी देख रहे हैं, जिसका हुकूमत कह भी रही है कि हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। लेकिन साथ ही साथ ये जो कमर्शियल सार्फिन पर बिजली के महंगी की गई है, इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? क्या इसका असर अल्टीमेटली गरीब लोगों पर नहीं पड़ेगा? तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मौजूद है, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद है, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया, और सदर हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के। और मेरे साथ कादिर बंदोखेल साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक MNA, बहुत शुक्रिया कादिर बंदोखेल साहब, खुशामदीद। सबसे पहले सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, ये फैसला जो कल आ रहा है, इसमें एक तो ये हो सकता है ना कि जो हुकूमती इत्तेहाद है या पार्लियामेंट की दूसरी जमातें हैं उनको नशस्तें दे दी जाएं, या ये हो सकता है कि आपको दे दी जाए। तीसरा ऑप्शन भी है। देखें जी, बात तो ये है मेरे ख्याल में, जिस अंदाज का मैं आपके सवाल से पहले भाईजान में थोड़ा सा लूंगा कि ये जो पाकिस्तान में जो मायूसी है, जो डिप्रेशन है, और जो आए रोज टैक्सेस की भरमार है, तो मेरे ख्याल में लोगों का ज़िंदगी गुजारना बड़ा दोपहर हो गया, और यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और कल मैं जो बता रहा था, कुछ सर्वे किया है उसने, जो आपकी बड़ी मशहूर और फेमस जो है उसने किया है, गैलप ने सर्वे किया है कि 94% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, और आपके 66% पाकिस्तानियों ने, मैं समझता हूँ, ओवरसीज जाके जो है नेशनलिटी ले ली है। तो अब मैं आपके सवाल के जाने बात हूँ। देखें जी, जिस अंदाज में ये इलेक्शन अब्दुल्ला खान साहब कराए गए, ये कोई इलेक्शन है? काहे का इलेक्शन? इसको आप इलेक्शन कहते हैं? ये तो कोई इलेक्शन नहीं। एक इलेक्शन की डेट देना, हमें तो कंपेन नहीं करने दी गई, हमें जुलूस नहीं निकालने दिए गए, हमें तो कोई रैली से खिताब नहीं करने दिया गया, हमारा तो नॉमिनेशन पेपर फाड़ दिए गए, पैसे बच गए, आप फिर भी आप जीत गए, गिरफ्तार किया गया, आपको कैंपेन नहीं करने दी, आपके घर का खर्चा बच गया, देगे नहीं बनानी पड़ी आपको कारकुनों के लिए। ये तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम को और यूथ को, जो झुकी नहीं, जो बिकी नहीं, जो खान के नजरिए और खान के मैनिफेस्टो के साथ टिक के खड़ी रही, उन्हें जबर जुल्म फस्तायत का मर्दाना वार मुकाबला किया। मैं भाईजान, जितना जुल्म ज्यादती और फस्तायत हुआ है, और जितनी मैं समझता हूँ कि ये सिविल लिबर्टीज़ और इंसानी हकूक़ की पामाली की गई है, शायद उसका कंपैरिजन मैं समझता हूँ कि लेटेस्ट हिस्ट्री में नहीं किया जा सकता। अहले ज़मीर लोग इससे कंपैरिजन करना भी तौहीन समझते हैं कि ये कैसे इलेक्शन हुए सर। मेरे जो है वो स्कैंडर और प्रपोजर को रिटर्निंग अफसर की मौजूदगी में गिरफ्तार करवा लिया गया,
और 48 घंटे के बाद सेशन जज को हमने एप्लीकेशन दे के बीइंग जस्टिस ऑफ पीस उनको रिलीज करवाया। तो मेरा कहने का सर मकसद ये है कि उसके बावजूद हमारा निशान छीन लिया गया, हमारी पार्टी को बैन कर दिया गया, हमारी लीडरशिप को तोड़ा गया, एक माहौल बनाया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान नहीं आ रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन हो जाएगी। फिर ऐसे ऐसे लोग मीडिया पे बिठाए गए जिनका किसी न किसी लिहाज से बड़ा क्लोज तलक रहा है। वो कह रहे थे कौन सी पीटीआई, कौन सी लीडरशिप, फलां छोड़ गया, वो लीडर छोड़ गया। जो तमाम कद्दावर लोग थे वो पीटीआई को छोड़ गए। लेकिन उसके बावजूद असद खान जो आज़ाद हमारे कहने पे खुदा शायद निशान नहीं दिए गए, उसके बावजूद अवाम ने वोट डाला। अब जो अवाम ने एक वोट डाला एक पार्टी नून को, एक डाला पीपल्स पार्टी को, तीसरा वोट डाला किसी और पार्टी को, जो जिसकी सीटें भी बहुत कम, अगर इलेक्शन का मुनसिफाना आप तजिया करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को 178 नेशनल असम्बली की सीट्स मिली हैं। मुस्लिम लीग नून के बमुश्किल 17 सीटें बनी। और मैं ये बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह हक है, एक दिन ये बात डिस्क्लोज होगी। मेरी ये क्लिप जो है ये संभाल के रखना कि जैसे जैसे और चीज के आपके तो बहुत सारे क्लिप लोगों ने संभाल के रखे हैं। जैसे जैसे ये इंकशाफात होंगे और बड़े, और देखें जी अब बेहतर तो मेरे भाई बैठे, मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ और हिस्ट्री का जी, और सियासी वर्कर हूँ, कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून को उसको इतनी सीटें मिली, तो उसके मुताबिक तनासब बनता है ना, मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल ये कहता है। तो ये लेकिन इसमें रियासत साहब मामला ये है कि क्या जजेस के सामने 2 से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं फैसला सुनाने के लिए? क्योंकि बहरहाल अतर मिनाना साहब और कुछ और जजेस ये भी बहुत डिस्कस करते रहे कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की है या मिस इंटरप्रेट किया उस फैसले को जो 13 जनवरी का फैसला था, और गलती सुधारने का भी एक मौका दिया जा सकता है। क्या इन लाइंस पे भी जजेस सोच रहे हैं? मैं सॉरी बाब काट रहा हूं जी भाई। देखें, क्वेश्चन ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, मैं मेरे भी चीफ जस्टिस में एहतराम करता हूँ जी। रियासत साहब मुझे ये बताइए कि क्या ज्यादा ऑप्शंस हैं जिसके? अल्लाह गफूर रहीम है जी, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। असद भाई, बात ये है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या सीटों की इंटाइटलमेंट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उसको तकसीम किया जा सकता है। बेसिक बुनियादी सवाल ये है। अब ऑप्शन 2, 3 और भी है, वो क्या है? डेफिनेटली इसको वो डिसाइड करेंगे, आइदर वे करेंगे। लेकिन इसमें कुछ जजेस साहबान इस पे भी, मेरी जाती राय भी मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, नहीं, तो हम कह भी नहीं रहे, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या ऑप्शंस सबजुडिस क्या, तो उसमें ये हो सकता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया है, इस पे भी नोट्स आएंगे। ओके, और दूसरी बात इस पे भी आएंगे कि इस पे मुमकिन है गलत इंटरप्रिटेशन क्या हुई है कि ये लोग जो हैं वो इनको निशान तो शायद ना मिल सकता हो, लेकिन ये पार्टी ही के उम्मीदवार थे। जी, इस पे भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ सकता है। हमने निशान नहीं छीना, हमने पीटीआई से सिंबल नहीं छीना। जो हमारा वर्डिक्ट था वो सिर्फ ये था कि इनके इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए। इलेक्शन तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ही हुए, किसी और की भी मिसाल आप उठा लें तो वो तो सब कैसे ही हुए। ठीक है, अगर आप कहते हैं फलान अपोज हो गया तो बाकी पार्टियों में गलत हुए हो तो आपके गलत को दुरुस्त नहीं माना जा सकता ना। लेकिन आर्टिकल 25 क्या कहता है? इक्वालिटी, बेशक, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नोबडी इज अबव द लॉ। तो अगर ये क्राइटेरिया एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो दूसरी के लिए भी वही है। तो एक इस पे आ सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है चंद एक जजेस साहबान इस पे भी वर्डिक्ट हो सकता दे सके कि चूंकि लॉ इज एम्बिगुअस एट ऑल रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, चूंकि जो आर्टिकल 51 है उसकी जो प्रोपोर्शनेट का जिक्र किया गया है, और क्या उससे जो रूल्स है जिसके अंदर था कि आपने बिफोर इलेक्शन आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी, वेदर दैट इज अबव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, रिगार्डिंग दिस द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट। तो इस पे ये भी कहा जा सकता है, कुछ जजेस साहबान इस पे भी अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं कि जी इस पे लेजिस्लेशन भी की जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल का हल हो जाएगा आइदर वे कि किसको होना है। इसमें मेरी जाती राय भी, स्टूडेंट ऑफ लॉ है मेरी, ये कि देखें मैं समझता हूं कि इट वाज इर्रेगुलरिटी
कि जी लिस्ट सबमिट नहीं, बिकॉज द सर्कमस्टांसेस इन द कंट्री हैज हैपेंड इलेक्शन, पता नहीं होते भी है नहीं, अनसर्टेनिटी। और एक पॉलिटिकल पार्टी को तो बिल्कुल फुटबॉल बनाया हुआ था, कभी राइट आउट, कभी लेफ्ट आउट, कभी सेंटर फॉरवर्ड, कभी सेंटर हाफ, तो उनका तो पता ही नहीं था, कैंडिडेट्स का भी नहीं पता 1.5 घंटा पहले उनसे। तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि वो एक जंगी बुनियादों पे वो इलेक्शन लड़ा गया और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात थी वो नहीं थी। अपरेंटली एक बैरट की बात कर रहा हूं विदाउट प्रिजुडिस कि जी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी की फेवर या किसी के अगेंस्ट में बात कर रहा हूं, मेरी जाती राय में एक शहरी के नाते मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है, इर्रेगुलरिटी एक होती है और एक इलीगैलिटी होती है। इर्रेगुलरिटी जो होती है वो क्योरेबल होती है और इलीगैलिटी नहीं, और ये इर्रेगुलरिटी और कोर्ट उसको सही कर सकती है। ठीक है, चलिए कादर बंदोखेल साहब, सर एक तो ये बताइए कि आप वकील भी हैं, सारे मामले को आप भी बगौर देख रहे हैं, लेकिन कल इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारे इलेक्शंस पर एतराज उठाया गया, तो ये नहीं देखा जजेस ने, अदालतों ने कि हम किन हालात से गुजर रहे थे। हमारी तो सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। ये सनाउल्लाह खान मस्तीखेल बैठे हैं, ये खुद 8-9 महीने से अंडरग्राउंड थे, और इसी तरह से बाकी लोग भी। तो पार्टी एक खास सर्कमस्टांसेस से गुजर रही थी। उस तरह के पार्टी इलेक्शंस कैसे हो सकते थे कि जैसे इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि होने चाहिए? तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, आपके छोटा सा मुझे पहले वाले जो आपने गैलप सर्वे के हवाले से बात की, मुझे कमेंट करने दें जी। ये गैलप सर्वे जो 94% पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे सलीस उर्दू में समझा दे कि 25 करोड़ लोगों को सर्वे हो गया और 24 करोड़ लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तो खुदा का वास्ता, ये आलमी अदारे, ये सर्वे, ये सारे चीज है ना, 94%। आप ये कहो कि हमने 100 लोगों को इंटरव्यू लिए, उसमें से 94 ने कहा कि हम पाकिस्तान, तो बात मानने को तैयार है। आप परसेंटेज जब देंगे तो इट्स मीन कि 25 करोड़ लोगों की सर्वे हुई है और जिसमें 24 करोड़ पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। के जो सैंपल्स है ना, वो उनका साइज हमेशा छोटा ही होता है। अगर फर्ज करें एक सैंपल सामने आता ना कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, तो वो भी 25 करोड़ लोगों का सर्वे नहीं होता, वो 2-3-4 हजार लोगों का सैंपल साइज छोटा ही होता है हमेशा। चावल की देग को चखने के लिए एक दाना चखा जाता है उसकी जजमेंट करने के लिए। उसी पे सवाल ये भी है कि आपके जो सैंपल है आपने कौन से शहर का किया, कि पाकिस्तान की 70% आबादी देहात की है, तो क्या ये वजीरिस्तान पहुंचे हैं ये लोग, क्या ये बलूचिस्तान पहुंचे, क्या ये अंदरून सिंध के दूर दराज इलाकों या जनूबी पहुंचे? अखबार एक अलग डिबेट है, 74% 94%, ये आर्गिस जो नहीं, ऐसी झूठ मूठ पता नहीं क्या बोलते रहते अपने तरफ से। चलिए, अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने बिजली का किया, बिल्कुल ये बिजली पे तो मैं आता हूं, पहले मैं बिजली वाले पे तो मैं इश्यू पे आऊंगा सर। मेरा जो सवाल था पहले उस पर अगर आप आ जाएं, इलेक्शंस जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर मैंने जो सवाल किया आपसे। जी बिल्कुल। अब मोहतरम यूसुफ अपना मस्तीखेल साहब और हमारे रियासत अली साहब ने जो बात की है, ये सारी बातें वो है कि आप नजरिया जरियत की जरूरत के तहत या गांव में कोई पंचायत आप बिठा दें, तो फिर वो पंचायत फैसला करेंगे, अच्छा ये लोगों ने वोट तो इमरान खान को दिए तो लिहाजा ये चीज। लेकिन यहाँ आईन है, यहाँ कानून है, या इलेक्शन रूल्स है, और खुद रियासत साहब बता रहे 51 जो आर्टिकल है उसमें कहा है कि नुमाइंदा जमात के ऊपर जो इसकी तकसीम हुई, तो वो जो डमी पार्टी उन्होंने ढूंढी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ना, जिसका अपना सरबरा आजाद लड़ा है, तो वो नुमाइंदा तो नहीं हुआ। पहले ये मैं कानूनी बात आपसे करूं, आम गली मौली की बात नहीं करूं। दूसरी बात ये कि जब ये सवाल किया जा रहा है कि ये जजेस का मुखालफत या जो भी है चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज किया जा रहा है, अब मुझे बताओ, तो रियासत साहब वकील है, बेहतर जानते हैं, चीफ जस्टिस 13 जजों में से एक जज है, यानी उसका एक वोट है। अगर एक वोट उनके खुदा न खास्ता की मुखालफत में भी आ गया तो 12 वोट जो ना वो अक्सर, इवन के मैं कहता हूं 7 वोट जिसके हो तो वो फैसला उसके हक में होगा। अब जो ये आपने बताया कि 2 मरतबा मीटिंग हुई है, अच्छा, मैं इस मीटिंग से तासुर ले रहा हूं, अगर गुस्ताखी माफ हो, कि जजेस खुद हैरान है कि क्यों कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। कानून तो बड़ा वाज़े, आर्टिकल 51 इलेक्शन रूल्स बड़े वाज़े है कि इलेक्शन से पहले सियासी पार्टियों ने अपने रिजर्व सीटों की लिस्टें जमा करनी है। अब आप कह रहे हालात बड़े बुरे थे लिहाजा माफ किए जाए, तो वो एक अलग चीज है, वो तो फिर गली माली वाली बात है, आईन और कानून के नहीं है।
आइन और कानून टोटल उसी सेक्शन को कीजिए, और फिर इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर आप मान लिया कि इन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई हुई थी, हालांकि तहरीक इंसाफ ने जमा कराई हुई थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहती है कि जी हमें उसी लिस्ट पे तस्वुर किया जाए क्योंकि ये वो एक इत्तेहाद की लिस्ट थी, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि इनको नहीं मिल सकती, अच्छा, आपको कैसे मिल सकती है? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल मैं सवाल ये कि तहरीक इंसाफ की जमा के लिस्ट सुन्नी तहरीक को तस्वर किया जाए, ये अब तस्वर आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये तहरीक इंसाफ के ये जो लोग जीते हैं, मुश्ताक साहब या दूसरे लोग, ये दोबारा इलेक्शन में पीटीआई ज्वाइन करते तो वो ज्यादा सॉलिड केस यूं था क्योंकि पीटीआई या मौजूद इलेक्शन कमीशन की पार्टी लिस्ट में है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव जो है जमात और उसका फैसला बाद में होता रहा। लेकिन आपका सवाल है कि हमें क्या मिल सकता है, बिल्कुल आपका सवाल इस हवाले से वैलिड है। अगर मैं आर्टिकल 51 की बात करूं तो वहां लिखा है नुमाइंदा जमात, नुमाइंदा जमात जो जमातें थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात उलमा इस्लाम और वगैरह वगैरह, उनको ये तकसीब हुई है। लेकिन उसका अगला सवाल अगर मैं करूं, अगर ये फैसला, अल्लाह करे मेरी दुआ है कि ये पीटीआई के हक में आ जाए, तो फिर क्या होगा? क्या वफाक तो हुकूमत बदल जाएगा? क्या पंजाब में बदल जाएगा? सिंध में तो है ही नहीं, इनके टोटल 9 MP है, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो मैं ये समझ रहा हूं ये कोई लॉजिक नहीं है उठाना। ठीक है, मैं चीज बताऊं आपको मैं तो कहता हूं बने या न बने, हमारा वोट आप कैसे ले सकते हैं, हमारी सीट आप कैसे ले सकते हैं? मंदुखैल साहब, जो आप उसूल बयान कर रहे हैं कि अगर ये मखसूस नशस्तें पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती हैं तो भी ये हुकूमत में तो नहीं आ जाएंगे, ऐसे ही अगर आपको नहीं मिलती तो आपकी हुकूमत तो नहीं खत्म हो जाएगी ना? मतलब ये उसूल तो फिर आपके ऊपर भी लागू होता है। ठीक है, ना मिले, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह करे हमें ना मिले, अल्लाह करे ये सारे के सारे पीटीआई को मिले या सुन्नी इत्तेहाद को मिले, या ये तो आजाद डिक्लेयर कर लिया, जो भी तरीका है। हम कोई ख्वाहिश नहीं रखते, हमारे पास 75 MNA है, हमारे पास सिंध हुकूमत है, हमारे पास बलूचिस्तान हुकूमत है, हमें ख्वाहिश भी नहीं है। और फिर मैं बताऊं आपको, अभी जरदारी साहब ने जो बात की, हम तो खुद कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत है, हमने पीटीआई को सपोर्ट की ऑफर किए, उन्हें टुकरा दिए, हमारे पास रास्ता नहीं था मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने के अलावा। सही है, चलिए मैं इस पर तो आता हूं। जरदारी साहब ने जो आज कहा है कि ये नून लीग से हुकूमत चल नहीं रही और हमें हुकूमत गिराना भी आती है और बनाना भी आती है, तो फिर गिराना भी आती है, इस पर तो मैं आगे चल के बात करता हूं। लेकिन आप मुश्ताक साहब इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं आपको क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आपको मिल जाए? मैं असद भाई, मंदुखैल साहब मेरे भाई हैं, हम इकट्ठे कुलीग रहे हैं। मंदुखैल साहब भाईजान, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2022 में इलेक्शन हुआ जब हम MNAs थे, वो हमारा इलेक्शन नहीं माना गया। पहले वो वर्बल जो हुक्म था इलेक्शन कमीशन के उसके मेंबर का, उन्होंने कहा कि आपके इलेक्शन एक्सेप्टेड हैं और हम जो है रिटर्न जो है वो आपको उसका लिखेंगे। फिर जाके हमारे चेयरमैन ने जाके बताया जनाब कि आपने वर्बली तो हमारे हाथ में फैसला कर दिया कि आपके इलेक्शन ठीक हुए, उसके बारे में कोई रिटर्न तो दे हमें। उन्होंने कहा मैं देता हूँ। ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं जी आपके इलेक्शन गलत हुए। फिर उसके बाद हमने 2 दफ़ा इलेक्शंस करवाए। अगर हमारे इलेक्शंस को कोई न माने, एक पूरे पाकिस्तान में फ़ज़ा बनाई जा रही थी कि नऊज़ बिल्लाह कि हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, जो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, जो आईन पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स की जंग लड़ रहे हैं और जुल्म फस्तायत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, कसूर तो हमारा सिर्फ ये था ना जी कि हमने कहा जी हम गुलामी ना मंजूर। जो रजीम चेंज किया गया और हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी ने थ्रेट किया और जिस पे सफ़ीर ने ख़त लिखा और उस पे उसको बुला के, सफ़ीर को बुला के जो है वो डिमार्च किया गया, और पाकिस्तान की 2 प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स की, उस पर मीटिंग्स और उसके मिनट्स हैं। उसी बुनियाद पे पता नहीं कुछ चंद लोगों को शायद ये पसंद नहीं आई कि उनको इंटरनेशनल फोर्सेज ने मजबूर किया कि इमरान खान ने ये क्यों कह दिया जी, हमने कौन सा कोई कानून तोड़ा, कोई जुर्म किया, कोई राह के। अब देखें मेरे भाई कह रहे हैं, मेरे भाई जो कह रहे हैं सर 13 तारीख को लास्ट डेट थी सिंबल अलॉटमेंट की, रात को 12 बजे फैसला आया कि उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो उसके इलेक्शन हम तस्लीम नहीं करते। हमें रिटर्निंग अफसर ने कहा देखें जी आपकी पार्टी बैन हो गई है। भागा
किसी को निशान कुछ दे दिया गया, किसी को निशान कुछ दे दिया गया। जहां तक ये मेरे भाई फरमा रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो चीफ के सामने जाके बताना चाहते थे, जिसमें राजा हमारे जो पीटीआई के सलमान अकरम साहब ने ये कहा है जी कि ये इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला है, इन्होंने डिस्टॉर्ट किया है फैक्ट्स को, ये फैक्ट्स नहीं है, मेरे फॉर्म है, मैंने पीटीआई का टिकट जमा करवाया। फिर उन्होंने कहा कि आप वापस ले, मैंने कहा आप रिटर्न दें कि पीटीआई जो है वो बैन हो गई, पीटीआई का कोई निशान नहीं है जी। उसके बाद जो हमारी स्पेशल सीट्स हैं, उस दिन मेरा उन्होंने निशान क्या किया जी, मेरा नॉमिनेशन उन्होंने फाड़ दिया जी। मैं बाई चांस छुप छुपा के डिसअपीयर्ड बोर्ड में था, मैं पंजाब के ऑफिस में गया, वहाँ पे ये सईद गुल साहब उस वक्त पंजाब के थे, मैंने देखा तो वहाँ बड़ा रश है। मैंने कहा कैसा रश है? उन्होंने कहा ये स्पेशल सीट की जो खवातीन और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं ये आए हुए हैं। इन द मीन टाइम मैंने कहा जिसमें पीटीआई के लोग मुझे मिले, मैं तो निकल गया जी। सही। फिर ऊपर जो हुक्म आया, नहीं जी चूंकि पीटीआई बैन हो गई है, उनके नामिनेशन मखसूस किस्म के हालात थे, एक सर्कमस्टांसेस है। बिल्कुल सही है। चलिए, एक फैसला इमरान खान के 9 मई के हवाले से भी आज आया है, तहरीरी फैसला, और उनकी जो जमानतें खारिज हुई हैं, बूरी जमानतें, उसमें बताया गया है कि एक मीटिंग हुई थी 7 मार्च को। जरा इस फैसले पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब, ये बताइए कि एक इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का जो तहरीरी फैसला आया है, 4 सफ़ात पर मबनी है ये, उसमें कहा गया है कि 2 सरकारी गवाहों ने यह बयान दिया है कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में एक मीटिंग हुई थी और 15 लोग उसमें मौजूद थे, और कहा गया था कि अगर 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर जो एहतजाज होगा, ये एहतजाज जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले की सूरत में होगा। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस होते हैं, उनका इस तरह, यानी जाहिर है वो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं, उसकी बुनियाद क्या होती है? यानी कानूनी तौर पर मुझे बताइए, उसकी बुनियाद पर फैसला जब जज साहब लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले बात तो ये है कि कोई भी एविडेंस हो, ये जो गवाहों के बयान होते हैं ना, सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर उसकी सेंटिटी और इवेल्युएशन, उसका ये देखना कानून शहादत के उस मयार पे वो पूरा उतरता है कि क्या ये एविडेंस एडमिसिबल है या इनएडमिसिबल है, ये देखना होता है। और जहां तक बेल का ताल्लुक होता है तो बेल एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है, कोई बाइंडिंग वो जजमेंट, वो टेंटेटिव फाइंडिंग्स भी होती, उसका ट्रायल के ऊपर, केस के ऊपर कोई असर नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये डिटर्मिनेशन होनी कि ये वैल्यू जो इसकी स्टेटमेंट की है क्या एज पर कानून शहादत सही है या नहीं है, it would be decided at the time of trial after recording of evidence when he will appear in a court as a witness। तो दूसरी डिफेंस काउंसिल उसको क्रॉस करेगी, फिर उसकी सेंटिटी देखी जाएगी, उसको थ्रेश आउट किया जाएगा, उसको क्रॉस किया जाएगा, और उसकी ये अहमियत जो है फिर पता चलेगी कि अदालत उसको कंसीडर भी करती है या नहीं करती। अब आ गया कि ये एक बेल डिसमिस हुई है, बेल 302 में नीचे प्री अरेस्ट बेल कंफर्म भी हो जाती, खारिज भी हो जाती, छोटे से छोटे ऑफेंस में डिसमिस भी हो जाती, कंफर्म भी हो जाती। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है कि ये आ गया है। अभी देखें, इन तमाम चीज़ों को ये ऑर्डर असेल हो जाएगा, ऊपर दोबारा बड़ी कोर्ट में अपील चली जाएगी, एटीसी ने खारिज की हो तो हाई कोर्ट में जाती, जुडिशल मजिस्ट्रेट खारिज करे तो सेशन जज के पास जाती। तो जब ये अपना अपीलेट फोरम ऊपर जाएंगे, वैसे बेल ही कहलाती है, अपील नहीं होती। मैं अपीलेट मीन के उससे ऊपर वाली जहां उसकी अपील लाया करती वहां पे उसकी बेल लगेगी, तो वहां पे कोर्ट दोबारा इसको कंसीडर करेगी। मुमकिन है वो कोर्ट कहे कि ये एविडेंस ही इनएडमिसिबल, इस एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है, और वो बेल चूंकि वो इसी ग्राउंड पे दे दे कि ये तो क्वेश्चन ट्रायल में डिसाइड होना है, तो ये तो टेंटेटिव असेसमेंट है, इसके मुताबिक मैं कन्विंस नहीं हूं। लेकिन चलिए, इसमें जो फैक्ट बयान किया गया है, एविडेंस इज नॉट अ सफिशिएंट एविडेंस, तो बेल कैन बी ग्रांटेड। मैं मंदो खेल साहब के पास जाऊं उससे पहले जरा मस्तूर खेल साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे। 7 मई को एक मीटिंग हुई थी जमान पार्क में, और उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि हमले होने हैं पाकिस्तान भर में, और लाहौर में यास्मीन राशिद साहबा की सरबराही में होने हैं, ये गवाह कह रहे हैं। बिल्कुल बड़ी आज़ाद रियासत अली आज़ाद साहब, आपको पता है कि बड़े न्यूट्रल और बार के प्रेसिडेंट हैं, आपको पता है कि इन्होंने कोई पीटीआई के बंदे नहीं है ये, लेकिन ये न्यूट्रल अपना तय इन्होंने कर दिया है। मैं भी थोड़ा तो मीटिंग उस मीटिंग के मुताबिक पूछ रहा हूं ना, मैं बिल्कुल डिनाई करता हूं, बिल्कुल झूठ है
किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हमारे ख्वाबों ख्यालों में कैसी था खान को क्यों पकड़ लेंगे वजह जी? जब खान ने सरेंडर कर दिया हाई कोर्ट में, खान गया हुआ है वहां बायोमेट्रिक करवा रहा है, तो हमें किसी के वहम गुमान में भी नहीं था जी। गिरफ्तारी आपको हमारे तो नहीं किस जब खान को गिरफ्तार किया जिसपे 9 मई के वाकयात हुए तो खान हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अब देखे ना सर, जब एक बंदा अपनी बेल्स के लिए हाई कोर्ट में कोर्ट्स में गया हुआ है तो सच्ची सी बात है जजेस जो है वो लीनियंट व्यू लेते हैं कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है ला के सामने। तो ये बिल्कुल झूठ है, ये फ्रॉड है, ये बिल्कुल ये मैं समझता हूं कि ये मिसलीड कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को। ये झूठे मुकदमात हैं, इनकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। इंशाअल्लाह ये बिल्कुल उड़ जाएंगे, किसी भी एक ऐसे ऑनरेबल डिग्निफाइड मुनसिफ जज के सामने ये नहीं ठहर सकते। सही है, इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं। चलिए मंदोखेल साहब ये बताइए, आसिफ जरदारी साहब ने आज जो मुलाकातें की हैं अपने पार्टी के रहनुमाओं से, एक तो पार्टी रहनुमाओं ने शिकायत की है कि जी हमारे काम नहीं हो रहे पंजाब में, यानी वो शिकवे अभी भी बरकरार हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए कि नून लीग से हुकूमत चल नहीं रही, हम हुकूमत बनाना और हुकूमत गिराना जानते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तहान लिया जा रहा है, यानी IMF के कर्ज की मुखालफत की गई है। तो पीपल्स पार्टी क्यों नाराज है इस वक्त नून लीग से, क्या शिकवे हैं? देखिए, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मगर हमने सपोर्ट जरूर की है। यही सपोर्ट हमने PTI को ऑफर की जो टकराया। 16 महीने की हुकूमत में मस्तीखेल साहब इस बात की गवाही देंगे। जब मैं इस असम्बली में था और PTI PDM की हुकूमत में हम हिस्सा थे बाकायदा तौर पे, उस वक्त भी मैं असम्बली के फ्लोर पे इनकी मुखालफत करता था जहां उनकी चीज गलत थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम तो सपोर्टर है, मगर बजट बनाए हमसे मशावरत नहीं किए। फिर बिलावल साहब को शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, उससे 2-3 घंटे पहले हनीफ अब्बासी साहब हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झूठ बोल के कि हमने इनको इत्मीनान में लिया वगैरह वगैरह। तो हम ये समझ रहे हैं फिर बजट पास होने के बाद जाके ये बिजली के जो टैरिफ आप बता रहे आज 70-77 रुपए का यूनिट जा रहा है, और फिर कहते हैं 200 यूनिट हम फ्री देंगे। तो आप मुझे बता दो असदुल्ला खान साहब, 200 यूनिट तो जिसका एक कमरा घर हो, एक बल्ब और एक बिजली हो, वो तो मुस्तफीद हो सकते हैं। और ऐसे कितने लोग होंगे? वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 94% लोगों को मुस्तफीद होंगे। मैं उसको खुरम दस्तगीर साहब मेरे साथ एक चैनल में कल वो बता रहे थे 45 से 50%। आप मुझे बता दो कोई 1-2-3% ज्यादा है पाकिस्तान में एक कमरे के घर वाले। तो मैं समझ रहा हूं ऐसी पॉलिसी अगर आपने बनाना है तो हमारा जो कंधा है मुझे नहीं लग रहा है, वो मैं पहले कह चुका हूं। और आप मुझे इस बात की दलील है कि नवाज शरीफ साहब आज भी हुकूमत से लाताल्लुक है, मरियम बीबी आज भी वफाकी हुकूमत से लाताल्लुक है, जैसे PDM की हुकूमत से लाताल्लुक थे। उनका ये ख्याल है कि हम लाताल्लुक रहेंगे। लेकिन सर तो देखिए ना, अभी आपकी नाराजी हुई थी बजट से पहले और आप वोट नहीं करना चाहते थे बजट को, लेकिन उसके बाद फिर जब आपके साथ मुज़ाकरात हुए आपने अपनी जो शराइत रखी, उन शराइत में तो PSDP था, चलिए आप कहते हैं कि आवाम के लिए हमने बजट वो पैसे मांगे। दूसरा उसमें वो 5 जिलों के लिए आप अपनी मर्जी के डिप्टी कमिश्नर्स लगाना चाहते थे, DPOs लगाना चाहते थे, कुछ इस नौयत के मामला थे। और आपकी शर्त यह थी कि जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की तनख्वाहों और मराद में इजाफा किया जाए। उसमें तो कहीं आपने ये शर्त रखी नहीं कि बजरी सस्ती की जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि मस्तीखेल साहब इस बात की गवाही देंगे कि पार्लियामान की अगर तनख्वाह में इजाफा है तो उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी का फायदा नहीं, PTI का भी और तमाम पार्टियों का। और फिर पिछले में जहां में 6 में अच्छा सुन तो हमें तो कोई इत्मीनान में नहीं लेंगे, हमने कोई नहीं पूछा गया भाईजान, हमारा उस तनख्वाहों में कोई कसूर नहीं, हमसे कोई वोट नहीं। तो हो रहा है ना, फायदा तो हो रहा है ना, वो कह रहे हैं फायदा तो हो रहा है ना। आपके सेनेटर फलक नाज साहिबा दूसरे तो आज भी लॉजिस के मराद की तलबगार है। तो मेरा ये कहना है कि हमें जो अगर वो सेनेटर है तो उसका राइट तो बनता है। फिर मैं कराची बोलने तो देना, मुझे बोलने तो प्लीज। तो 6 महीने के जो हमें टिकट देते थे तो उस टिकट में आखिरी 2-3 टिकट मुझे जेब से खरीदना करता। आपको पता है यूसुफ मस्तीखेल साहब को पता है, हमें टिकट मिलते थे बिजनेस क्लास के 25 टिकट। मैं उस बिजनेस क्लास को इकोनॉमी में बदल के 50-60 टिकट बनाता था। वो जाके जहाज की दुम में बैठता था ताकि मैं आ सकूं, उसके बावजूद 2-3 टिकट कम पड़ते थे। तो मैं समझ रहा हूँ वो जायज मुतालबा है और तमाम है। हर मैंने करोड़पति नहीं है मस्तीखेल साहब की तरह, कोई मेरी तरह मिडिल क्लास की भी जमींदार मिडिल क्लास का आदमी हो जाता। सही है।
फिर उसके बाद देखिए सर, ये बताइए ना, जो मेरा सवाल था वो तो रह गया। मंदोखेल साहब, मेरा सवाल ये था कि आप जब नाराज हुए थे बजट के फाइनेंस बिल को वोट करने से पहले, तो उसमें आपने ये बिजली की कीमतों और 300 यूनिट फ्री करने का वाला मुतालबा क्यों नहीं रखा? अभी जो बजट के बाद 300 का तो हमारा मंशूर का हिस्सा है और हमने सिंध हुकूमत में 25 अरब उसके लिए अलग से एलोकेट कर दिए है। तो आप मुझे बताओ कि वफाकी हुकूमत का वो तो उनके हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं था। जब उन्होंने बजट हमसे नहीं पूछा और IMF से मिलकर बनाया, वज़ीर आज़म बड़े फख्र से असेंबली में ऐलान कर रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करें? बिजली के टैरिफ तो बाद में बढ़ाया गया। सही है। दूसरी बात ये दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर की बात के सुन ले। हाँ, डिप्टी कमिश्नर की आपने बात की है, डिप्टी कमिश्नर की हमने कोई मुतालबा नहीं किए। हमारे MPA मैंने ने ये कहा है कि उन डिप्टी कमिश्नर को हमारे इलाकों में लगा है जो पीपल्स पार्टी के एंटी थे। हमने कहा कि आप किसी न्यूट्रल को लगाओ, मेरिट पे लगाओ, मरीज को हटा दो। हमारा ये मुतालबा था। और आखिर में एक मुतालबा मैं रियासत अली साहब से भी कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। पूरे पाकिस्तान में जितनी बार एसोसिएशन ने सब के सब बिल्डिंग यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर है। वाहिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बिल्डिंग है जो पार्किंग में जाके वहां पे कच्चे शेड में वो बार एसोसिएशन का दफ्तर दिए हाई कोर्ट ने, और एक दरवाजा बनाए इंट्रेंस का। कभी जजेस की मनाओ तो एक दरवाजा बंद करेंगे तो वकील के दाखिला ममनू होगा। तो मैं कहूंगा आपसे दरखास्त है मेरे हाथ जोड़ के, पूरे पाकिस्तान में बिल्डिंग के अंदर बार एसोसिएशन के आप वहां जाके कच्चे जज के आपने दफ्तर लिए उसको खुदारा मेन बिल्डिंग में शिफ्ट करा दे और उकला के लिए पार्किंग का बंदोबस्त कर ले गाड़ियों का। उसमें मंदोखेल साहब, वो हाई कोर्ट के अंदर ही हमारी बिल्डिंग 4था फ्लोर उसका बन गया। आखिरी लंटर आज कल में डल जाएगा। पार्किंग 250 गाड़ी की बेसमेंट में, जिसके अंदर पासपोर्ट ऑफिस मंजूर हो गया है, नादरा ऑफिस मंजूर हो गया है, ATM मंजूर हो गया, नेशनल बैंक मंजूर हो गया, मिनी हॉस्पिटल उसी के अंदर हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर। ये है कि हमारा एक दीवार बीच में है, लेकिन हमारी एक अपनी कोई 3.5 एकड़ के ऊपर वो सारी बिल्डिंग इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और प्लस उसमें कुछ ऑफिस AG ऑफिस के हैं। तो वो इंशाल्लाह आपका गिला दूर हो जाएगा। वहां पे कल से टफ टाई लगना शुरू होगी। एक गेट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से खुल गया। इंशाल्लाह सर आपकी खिदमत होगी, और कोई उसमें आपको कमी बेशी होती तो मैं माजरत चाहता हूँ। 1-2 महीने की तकलीफ है, मैं भी हाथ बांध के मंदोखेल साहब आपसे इंशाल्लाह आपको सब करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है अब्दुल कादिर भाई, जो आप रोना रो रहे हैं, जो अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तेरी पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहें कि इनसे अलहदा हो जाए, ये 1 सेकंड में हुकूमत गिर जाएगी। जो धांधली ज़्यादा हुकूमत है, जो फॉर्म 47 वाले हैं, इस जुल्म जबर जाती में आप क्यों मोमिन बढ़ रहे हैं भाईजान? जी सुन ले जवाब। नहीं महबूबा मिलनी नहीं है, पुरानी को छोड़ दे। तो फिर आप ये माने ना कि आप इक़्तिदार के मजे भी लेना चाहते हो और इख्तिलाफ भी करना चाहते हैं। चले सही है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजली का हमने जिक्र किया था शुरू में कि बिजली कमर्शियल सार्फिन के लिए, ज़रूरी सार्फिन के लिए महंगी हो गई है। 8 रुपये फी यूनिट, 77 रुपये तक कमर्शियल सार्फिन के लिए यूनिट चला गया है। आप एक जिम्मेदार भी हैं मसीह साहब, तो ये बताइए कि आप ये जो बिजली का महंगा होना है, तो इस पर क्या कहते हैं? देखें, जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जुल्म है, बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस महंगाई ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम का जीना दो बार कर दिया है, उनके चूल्हे ठंडे हो गए। जो बिजली का ये इन्होंने पहाड़ गिराया है और ये जुल्म अजीम किया है। पिछले साल इतने ज़्यादा बिल्स आए हैं कि लोगों ने अपने घरों की, जब घरों के जो है वो माल मवेशी बेच के, लोगों ने सूद पे कर्जे लेके, लोगों ने अपने घरों की बीवियों और बहनों और बेटियों के जेवर बेच के बिजली के बिल दिए हैं, जो उन्होंने ये बढ़ा दिया है। तो मैं समझता हूँ ये तो पाकिस्तानियों का, मैं समझता हूँ का तो रजाल आ जाएगा। नहीं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले, महंगे और अमीर लोग, उनके लिए बढ़ाया गया। गरीब लोगों को तो देखे ना सर, मेरी बात सुने। अर्ज ये है कि ये जो आप IPPs आपकी हैं, आपको असदुल्ला खान भाई, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मार्शल बड़े इन्फॉर्म है कि पिछले 20 साल में 8,000 अरब रुपया जो है कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को दिया गया है, और पिछले साल 2,000 अरब रुपया दिया गया उनको कैपेसिटी की पेमेंट की मद में, जो डिफेंस के बजट के बराबर है जी। और जो मैं रिलायबल सोर्सेज से आपको बता रहा हूँ, जो नेपरा की रिपोर्ट है, 3.1 ट्रिलियन
इन्होंने इस साल देना है। ये बड़े ठाकर हैं, ये जो बड़े IPPs वाले हैं, ये किन की बी टीमें हैं, ये किन की प्रॉक्सीज हैं? जो बिजली देते नहीं, बिजली हम जलाते नहीं, बिजली बाय नहीं करते, बिजली यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन उसकी कैपेसिटी पेमेंट में हम बिलियन ट्रिलियन ऑफ रुपीस दे रहे हैं। सर देखें, उनका जो जस्टिफाई करें, उनके रिव्यू करें कंट्रैक्ट्स को। ये बिजली ने सत्यानाश कर दिया, और मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी, नॉट एक पार्लियामेंटेरियन और एक PTI का मैं पार्लियामेंटेरियन होने का, मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आपको कह रहा हूँ कि मुझे गांव से और देहात से काफ़ी टेलीफोन आए हैं कि उन्होंने कहा जी कि लोगों ने परचेज़ करना, ताजरों दुकानदारों के, उन्हें मुझे क्या, हमारे पास हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा। और काफ़ी लोगों के इतने बिल ज़्यादा दुकानदारों के आ रहे हैं कि उन बेचारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है भाईजान। यहाँ कहा तो रजाल होगा, खुदा का नाम माने। ये जो जुल्म जबर फस्तायत कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि यहाँ ये नफसा नफसी का आलम होगा। यहाँ ये श्रीलंका वाले हालात कर रहे हैं, और अवाम इनके महलों में घुस जाएगी, PM हाउस में घुस जाएगी, ये भागते फिरेंगे, और इनको मैं समझता हूं कोई यहां से बचाने वाला नहीं होगा। ये हालात हो गए लोगों के। एक चीज मैं आपके पास आने से पहले मंदोखेल साहब से पूछ लूं। मंदोखेल साहब, ये जाहिर है एक मुश्किल फैसले हैं, और इससे अगर यानी बिजली की कीमतें बढ़ाने से और महंगाई बढ़ती है और हुकूमत गैर मकबूल होती है, तो इसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। आप कब तक ये बोझ उठाएंगे? और आज देखें, एक ऑफिशियल बयान आपका ये था कि जी हमें पता है IMF के पास जाना मजबूरी थी, हमें पता है IMF की कंडीशंस हैं, और हुकूमत ने जो बजट बनाया है वो ठीक बनाया है, क्योंकि इस तरह के हालात में, इस तरह की मजबूरियों में ऐसे ही बजट बनाया जा सकता था। ये कहा गया है आपकी पार्टी की तरफ से, मानवी वाला साहब की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से जो बजट को समझते हैं। आज लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि IMF से कर्ज लेकर आवाम का इस्तेसाल किया जा रहा है। तो ये तो एक सियासी बयान हो गया, फिर असल में आप कुछ और बयान देते हैं टेक्निकली, और सियासी बयान आपका कुछ और है। असदुल्ला खान साहब, मैं कराची, पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन कराची में रहता हूँ, और यहाँ मेरे हल्के बल्दिया टाउन, जहाँ शहबाज शरीफ साहब का भी हल्का है, और इस मरतबा मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल साहब को उन्होंने सीट पे बिठाया है। यहाँ 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग है, और वो भी दिन भर के अलावा रात 2 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक। ज्यादातर मजदूर तबका लोग है। तो दूसरी तरफ उन्होंने के इलेक्ट्रिक को 174 अरब रुपए सब्सिडी दी है। तो हमारा ये कहना है कि इन सब्सिडी के बजाय आप सोलर दे देते ताकि लोग सुकून का सांस तो लेते। और एक और चीज, जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो पाकिस्तान में अरबों नहीं खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, मस्ती खेल साहब बेहतर जानते हैं, वहां पे किसी खास तबके को इस्तिस्ना है, यानी ट्रांसफर उसके लिए। और वो भी मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जब आप ट्रांसफर या खरीदारी पे आप टैक्स लगा रहे हैं, तो जो लोगों ने होल्ड किया हुआ है उस पर क्यों नहीं लगा रहे? और उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि 18,000 अरब का जो उन्होंने, कादिर खान नाम ले ना, उनका नाम भी तो ले ले, कोई बात नहीं। आप लोग बड़े फख्र से लेते थे ना, इस वजह से आप ही ले लेते ज्यादा। आप भी सुप्रीम कोर्ट के लाए, ले ले नाम। दूसरी बात ये, मैं नाम ले लेता हूं, जो ब्यूरोक्रेसी है उनको इस्तिस्ना हासिल है, तो ये जुल्म नहीं है। ये हमारे रियासत भाई बैठे हुए, ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं है। ये इमरान खान साहब के 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी नहीं है, जबकि जेल में वो मरामत जो है ना, वो 2 पाकिस्तान के ले रही है, ये भी सुन लेना। अच्छा, दूसरी बात ये कि 1040 अरब जो ना, 1040 अरब जो ना सिर्फ पेंशन की मद में जा रहा है, और 1000 अरब जो ना वो सिर्फ सूद और वो वापसी की मद में जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि आपको चाहिए 2000 अरब हर साल। तो ये सारे एशियाई खर्चे जब तक हुकूमत कम नहीं करेंगे, जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक 18वीं तरमीम के जरिए जो आपके वफाक की जो वजारत है वो सुबून के हवाले नहीं करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ, वजारत सेहत है, वो इस्लामाबाद में 3 अस्पताल के अलावा उनके पास पूरे पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी, कोई अस्पताल ही नहीं है। इसी तरह वजारत एजुकेशन है, इस्लामाबाद के 2 कॉलेजों के अलावा बाकी तो सारे सूबाई सब्जेक्ट है, इस तरह से अफरान है वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारे खर्चे जब तक हुकूमत कम नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी यही तो कह रहे हैं, जो आपने ऐसे पहले जरदारी साहब की बात की है, वो यही कह रहे हैं कि आपसे संभाला नहीं जा रहा है, आपसे मैशत नहीं संभाला जा रहा है, आपसे जो आपके एक विजन है, आप ये वज़ीर आज़म साहब कराची आके बोला 1300 अरब जो ना या टैक्स चोरी होता है, तो भाई आप नाम लो ना। आपको जिसने रिपोर्ट दी 1300 अरब का, तो उनके खिलाफ केसेस कर दे, आप मुकदमात कर दे, उनसे रिकवरी ले ले। तो ये इस तरह बयान कर दे और पूरे पाकिस्तान में घूम फिर के
आप खामखा और खर्चे नहीं बढ़ाए, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में बैठ जाए तो ज्यादा बेहतर है। जरदारी साहब का मतलब कहने का सारी बातें कि आपकी हुकूमत चल नहीं रही है मुस्लिम लीग नून से, लेकिन आप तो उनकी हुकूमत चलाने के लिए अलग हो जाए। भाईजान मशवरा दे रहा हूँ, अवाम में कुछ बच जाएगी। अभी नहीं वरना आप इस गुनाह में शामिल होंगे। अभी चलने दें हुकूमत। ब्रेक से पहले मैंने आपको मिसाल सुनाया था। चलिए अच्छा सर ये बताएं आखिर में कि फैसला जो आएगा उसका एक ज़ाहिर है एक इम्पैक्ट होगा, और ये वाला फैसला इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत जो है वो एक जुडिशल पैकेज बना के बैठी हुई है। जजेस के लिए उनके मुस्तकबिल का तयन होगा, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी। तो आपके ख्याल में जजेस के जहन में भी ये नुक्ता होगा कि हुकूमत अगर उसके पास 2/3 अक्सरियत हो जाती है तो वो फिर एक कानून साजी करेगी जिसके वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं, तो ये टेक्निकल सा काम नहीं हो गया जजेस के लिए? इससे पहले एक जुमला सिर्फ कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये जो बिजली के टैरिफ और इसके अंदर इन्हांसमेंट हुई, मैंने बतौर सदर एक कमेटी बना दी है जिसके अंदर 20-25 लॉयर्स और बैरिस्टर्स काम कर रहे हैं। हम उसको चैलेंज कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह गरीबों को स्पेशली उसमें रिलीफ मिलेगा। अब आ जाता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरा ये बिल्कुल मतमा नज़र है और मैं बहुत डिटरमिन हूँ कि एक्सटेंशन एज की हो या टेन्योर की हो या किसी भी इदारे के सरबराह की एक्सटेंशन हो, बीइंग वकील मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। देखिए, आपके खिलाफ होने से फर्क नहीं पड़ता ना सर, लीगल फर्टेनिटी की बात कर रहा हूँ। हम अपोज करेंगे ना, हम उस पर एहतजाज करेंगे, हमारा राइट नहीं है। हम समझते हैं कि क्या करेंगे आप? देखिए, हम एहतजाज करेंगे ना, क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे, बाकी हम उसको चैलेंज भी करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि एक एज ऑफ रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि नो फर्दर ही इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज अ जो भी वो उसका डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो अब आप रिटायर को फिर घसीट के फिर आप उससे काम लेना चाहते हैं। देखिए, हर शख्स की एक फिजिकल मेंटल कैपेसिटी है, और इस लेजिस्लेशन के पीछे भी एक विजडम है कि आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट ये क्यों रखी है। हाँ, अब आपका आ गया कि जी अगर वो इस फैसले के खुद बेनिफिशियरी हैं तो मैं समझता हूं कि वो ऐसा काम फिर नहीं करेंगे। नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज। तो मैं समझता हूं कि लॉ फेवर द एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन द टेक्निकलिटीज। आप आइन और कानून के अंदर रहते हुए आप मत सोचे कि मुझे इससे फायदा होना, आप मत सोचे कि फलां को नुकसान होना है। आपने आइन और कानून के आप पाबंद, आपने वो फैसला करना है जो आपको आइन और कानून और हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज है वो उसके मुताबिक आपने फैसला कर। जज ये कैसे सोच सकता है? इसका मतलब है कि फिर तो वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उससे भी वो प्रिजुडिस हो सकते हैं। जज को तो बिल्कुल किसी चीज से इंफ्लुएंस होना ही नहीं चाहिए, उसको तो एक मेरिट के ऊपर उस केस को डिसाइड करना चाहिए। और पता है क्या है, आपने जैसे कहा कि जी इसमें वो लेके बैठे, पैकेज लेके बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जब आपने अमेंड करना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, ठीक है। एज भी आपने एक्सटेंड करनी तब जजेस की या किसी और ओहदे की या किसी की टेन्योर को आपने एक्सटेंड करना, उसके लिए भी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या वैसे अगर एक सेकंड सिर्फ असद भाई, सिर्फ मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट जिसको हमने भेजा है, हमने वोट दिए, उन्होंने पब्लिक के वेलफेयर के लिए कौन सी लेजिस्लेशन पे जोर दिया, कौन सा बिल आज तक पास किया, ये इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेशन एक लैटिन मैग्जिम है, सेलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स। बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है विच इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। अपने अलाउंसेस बढ़ा लेने, अपनी इंक्रीमेंट लगवा लेनी, और किसी को अपनी पार्लियामेंट को, अपने टेन्योर को, अपनी हुकूमत को, अपनी अपोजिशन को बचाने के लिए आपने अगर लेजिस्लेशन करनी है तो फिर आपका तो फायदा कोई। टेक्निकल सा सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, वो ये कि अगर फर्ज कीजिए ये निशस्तें किसी को भी नहीं मिलती तो ईवान 336 से कम होकर छोटा रह जाएगा, 24 सीटें उसमें से कम हो जाएंगी। ये नहीं तो क्या नहीं, फर्ज कीजिए मैं जाहिर है एक ऑप्शन में बात कर रहा हूं, तो अगर फर्ज करें ये होता है तो क्या ईवान छोटा हो जाएगा, फिर 236 में से 24 माइनस करने के बाद जो सीटें बचती हैं उसका 2/3 निकाला जाएगा? नहीं होगा, 2/3 मेजॉरिटी 236 का ही होगा। जी, उसका होगा, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वो है, उसको रिड्यूस कर भी नहीं सकते। अच्छा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी देखे ना, एक चीज है कि आपने उस आर्टिकल 51 के अंदर सारा क्वांटम ऑफ सीट और उसकी प्रोपोर्शनेट और
माइनॉरिटीज की सीट्स, वोमेन सारी उसके अंदर सारा करने के बाद उसको डिसाइड कर दिया। अब उसी की मेजॉरिटी उसी के मुताबिक होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता भी इनको भी ना सीटें दी जाए, इनको भी ना दी जाए और उस क्वांटम ऑफ सीट्स को कम कर दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता। चलिए सर, एक मसूद साहब एक लीगल स्ट्रेटेजी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। ये जो अगला हफ्ता है ना जी, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का बहुत वाइटल और बड़ा अहम जो हफ्ता है, वीक है जी। इसमें ये डिटरमिन करना है हमने कि ये आज़ादी इज़हार राय, जमहूरियत और अदलिया, उसने डिटरमिन करना है कि हम किस समत में जा रहे हैं जी। कि ये छोड़ें जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट स्पेशल मिलती हैं या नहीं मिलती। हमने ये डिटरमिन करना है कि हम क्या एक जागता और सोचता मुआशरा है, हमने आगे बढ़ना है कि हमने स्टोन एज में जाना है। तो मैं समझता हूँ कि जनाब देखें कि ये बड़ा सादा, चूँकि बहुत रास्त अली साहब ने खूबसूरत अंदाज में इंटरप्रेट किया। मैं समझता हूँ कि उनके सामने बात करना अच्छा नहीं लगता मुझे, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से ये थ्रेड इंटरप्रेट किया। सर देखें, ए पार्टी को 100 वोट मिला है, बी को 80 वोट मिले हैं, ए 100 की नुमाइंदगी उसको तनासुब मिलना है, वो 180 की नुमाइंदगी कैसे ले सकते हैं? इस पर बहुत बहस हुई अदालत में, ये तो अब फैसला आएगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि और दूसरा इसमें आइन में बड़ा कैटेगोरिकल है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आज़ाद अरकान है विद इन 72 आवर्स ज्वाइन करेंगे, और आइन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जो इलेक्शन लॉज हैं उसमें लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आप ये बताएं कि जो लाज बनाए हुए हैं वो उसकी ज्यादा अहमियत है कि आइन की ज्यादा अहमियत है? ठीक है, आइन तो बड़ा वाज़ेह है। ये सारी बातें तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत तफसील से डिस्कस हुई हैं, वो आएगा। लेकिन जाते जाते मुझे ये सब बता दें कि आपकी जाहिर एक लीगल स्ट्रेटजी है जी, और आपने उसके मुताबिक अपना केस भी लड़ा है, आइंदा भी होगी अगर आपके हक में या खिलाफ जो भी फैसला आता है। लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी आपके इसके नतीजे में है? आपको निशस्तें नहीं मिलती मिसाल के तौर पर, क्या करेंगे? नहीं देखें जी, मैं समझता हूँ कि अगर बदकिस्मती से एडवर्स फैसला आया तो ये सदियों तक हमें हांट करता रहेगा, और आज़ादी इज़हार राय, जैसे मैंने कहा है पहले, जमहूरियत और सिविल लिबर्टीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो हम स्टोन एज में चले जाएंगे कि लोग ये कहेंगे कि जैसे एक वो किसका वो मशहूर, जिसमें वो अभी तक हम उसको समझते हैं कि ये एक मैं समस्या धब्बा है पाकिस्तान की आज़ादी जमहूरियत पे और कोर्ट्स पे, ये भी उसी में शामिल होगा। फैसला ये करना है कि आपने 21वीं सदी के एक जागते, खुशहाल और रोशन ख्याल पाकिस्तान में जाना है या आपने स्टोन एज में जाना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह मस्तिखेल साहब, कादिर मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया, आज़ाद रियासत साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।